अभी हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा छात्रों के विरोध प्रदर्शन के कारण इस्तीफा दे दिया गया है। तो अब धर्मेंद्र प्रस्थान हो चुके हैं। देश की राजनीति में इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन के कारण केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय स्तर पर इस्तीफा नहीं दिए हों। एमसी छागला के द्वारा इस्तीफा दिया गया था 64 में, लेकिन वहां पर जो कारण था वह छात्रों का विरोध प्रदर्शन नहीं था। वहां पर कारण था भाषा नीति मतभेद के कारण। इसके बाद अर्जुन सिंह के द्वारा इस्तीफा दिया गया था, वहां पर आंतरिक राजनीतिक मतभेद के कारण इस्तीफा दिया गया था। इसके बाद भी इस्तीफा आता है रमेश खोरियाकर का, तो उनका भी जो कारण था वह स्वास्थ्य संबंधी कारण थे। हालांकि राज्य स्तर पर आप गोवा में देखेंगे फ्रांसिस्को सरदिन्हा के द्वारा दिया गया था। जम्मू कश्मीर में वहां के शिक्षा मंत्री के द्वारा छात्रों के विरुद्ध प्रदर्शन के कारण इस्तीफा दिया गया था। लेकिन केंद्रीय स्तर पर ऐसा पहली बार हुआ है कि छात्रों के विरोध के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा इस्तीफा देना पड़ा। अब देखिए यहां पर प्रश्न यह आता है कि धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा यह जो इस्तीफा दिया गया था यह भावुकता या आत्मानुभूति के कारण दिया गया था? क्या वह छात्रों का दर्द और गवाई गई जानों की कीमत समझ गए थे, या फिर इसके पीछे उनको यह समझ आ गया कि कहीं ना कहीं लंबा राजनीतिक नुकसान होने वाला है? क्या उनको यह समझ आ गया था कि जो मानवीय संवेदनाएं हैं, जो आत्मीय संवेदना है, वह राजनीतिक अहंकार से ऊपर है? क्या उनको यह समझ आ गया कि छात्रों का जो दर्द है वह राजनीतिक ईगो से ऊपर है? या फिर उनको यह लगने लगा कि अगर इस्तीफा नहीं दिया गया तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, एक बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है? तो राजनीति के गलियारों में अक्सर ये बातें होती हैं कि जब भी कोई बड़ा मंत्री इस्तीफा देता है तो उसके पीछे भावुकता या आत्मानुभूति कारण नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे अंकगणित और नुकसान की भरपाई एक बड़ा कारण होता है। और देखिए राजनीतिक जो व्यक्ति है, जो राजनीति में आता है, वह बड़ा ही खिलाड़ी व्यक्ति होता है। एक मूवी आई थी नायक, उसमें अमरसपुरी मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं और उनका नाम होता है वहां पर बलराज चौहान। तो उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि राजनीति कोई सेवा नहीं है बल्कि खेल है, टिके रहने का साम दाम दंड भेद। एक मूवी आई थी 2006 में, रंग दे बसंती। उसमें बताया गया है कि राजनीति में लिया गया कोई भी फैसला मुल्क के लिए नहीं होता है, बल्कि आगे आने वाली सरकार का भविष्य तय करता है। तो अगर छात्रों के प्रति अगर सरकार की संवेदनाएं होती और सरकार के द्वारा छात्रों के दर्द को, उनकी भावनाओं को समझ करके अगर इस्तीफा देना था, तो ये जो 20-25 दिन का आंदोलन चला है, इसमें लाठीचार्ज हुई है, सारी चीजें हुई हैं। जब छात्रों ने संघर्ष किया है और सरकार को लगने लगा कि जो स्थिति है वह उनके हाथ से बाहर निकल रही है, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक रणनीतिक मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। तो वास्तविकता यही है कि राजनीतिक नुकसान की वजह से उन्हें क्या करना पड़ा, अपना इस्तीफा देना पड़ा। यह सच्चाई है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकारें कोई भी हों, सत्ता जो होती है उनका चरित्र सभी का एक सा होता है। तो मैं आपको यह नहीं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहा हूं, यानी कि जो व्यक्ति राजनीति में है, चाहे सरकार कोई भी हो, वहां पर अगर पद से त्यागपत्र दिया गया है किसी विरोध प्रदर्शन के कारण, तो वहां पर दुख दर्द को ध्यान में रख करके इस्तीफा नहीं दिया गया है। क्योंकि पार्टी के जो आला कमान है वह जानते हैं कि किसी ना किसी को बलि का बकरा बनाना पड़ेगा, नहीं तो पूरी की पूरी पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। राजनीति में जो बदलाव होते हैं, सरकारों के द्वारा अपने द्वारा लिए गए फैसले अगर बदलने हैं, जो नीतिगत बदलाव होते हैं वह दर्द के कारण नहीं होते हैं, लोगों की गवाई गई जानों के कारण नहीं होते हैं, बल्कि दबाव और नुकसान के भय के कारण होते हैं। दुनिया में जो देश होते हैं उनमें सबसे बड़ी सत्ता होती है सरकारों की, लेकिन जब जन आंदोलनों में दृढ़ता, व्यापकता, स्पष्टता के साथ जन समर्थन मिल जाता है, तो वहां पर सरकारें भी क्या करती हैं, अपने नीतिगत फैसलों को बदल लेती हैं।
वो एक कहते हैं ना, हक की खातिर सड़कों पर इंकलाब लिख देते हैं। हक की खातिर सड़कों पर जो इंकलाब लिख देते हैं, वो क्या करते हैं, वो इतिहास नया रचते हैं। तो सत्ता भले ही कितनी भी मजबूत हो, और एक बार फिर से जो छात्र आंदोलन हुआ है, यानी कि ये जो छात्र आंदोलन हुआ है, इससे यह साबित हो गया है कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ी ताकत है वह किसकी है, लोगों की है। बस उनमें क्या होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, उनमें व्यापक जन समर्थन होना चाहिए। सरकारों को क्या करना पड़ता है, अपने जो नीतिगत फैसले होते हैं वो जनता के फेवर में देने पड़ते हैं। एक व्यक्ति आपको मैं बता देता हूं कि एक व्यक्ति जो भारतीय इतिहास में बहुत ही चर्चित व्यक्ति था, बहुत ही सुप्रसिद्ध व्यक्ति था, राघव चड्ढा। पूरे के पूरे आपको देखेंगे कि छात्र आंदोलन में कहीं भी दिखाई नहीं देते। जब वो आम आदमी पार्टी में थे तो उनके द्वारा देश के जो वास्तविकता में बुनियादी मुद्दे थे उन पर सबसे ज्यादा आवाज उठाते थे, अपनी बातों को स्पष्टता के साथ रखते थे, बखूबी से रखते थे, और वास्तव में वो देश के लिए क्या थे, जो मुद्दे थे वो बहुत जरूरी थे। उन्होंने, आपने देखा होगा कि जो मिडिल क्लास है उन पर जीएसटी वाली बात, जो खाद्यों में मिलावट वाली बात है, जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनके लिए सुरक्षा की बात, उनके लिए काम के घंटे तय करने की बात, दिल्ली में जो प्रदूषण है उसकी बात, आप जो मोबाइल फोन चलाते हैं उसमें जो डेटा बचता है दिन का और महीने का, उसको अतिरिक्त दिन या अतिरिक्त महीने में जोड़ने की बात, यानी कि उनके द्वारा वास्तव में जो देश के लिए जरूरी जो मुद्दे थे, ऐसे बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे। लेकिन आप राजनीति का कमाल देखिए कि आज वो व्यक्ति आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहे। किसी विचारक ने कहा है, देखिए किसी विचारक ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि इंसान बदलता नहीं है, सत्ता उसका असली चेहरा, असली चरित्र बाहर ले आती है। जब तक उसके पास ताकत नहीं होती है, उसकी मजबूरी ईमानदारी लगती है। तो यह बात बिल्कुल फिट होती है। जो व्यक्ति सत्ता के पहरेदारों से सवाल पूछता था, वह सत्ता का गलियारा पाकर के खुद आज मौन बैठा है। जो जनता के हक के लिए आवाज उठाता था, वह आज अपने अल्फाज भूल चुका है। वो कहते हैं ना कि खामोशी भी एक बयान होती है राजनीति के बाजार में। सत्ता पाकर लोग क्या करते हैं, वहां पर अपना किरदार भूल जाते हैं। तो ये राजनीति जो है यह बहुत ही पेचीदा चीज है। यहां पर समाज की, लोगों की भावनाओं की, लोगों के दुख दर्द की कोई कीमत नहीं होती है। आप देख लीजिए कि राघव चड्ढा एक जो लोगों के, जनता की आवाज को उठाने वाले व्यक्ति थे, वो आज सत्ता का गलियारा पाकर के बिल्कुल शांत हैं। खैर जो भी हो, लेकिन यह वास्तविकता है कि जो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इस्तीफा दिया गया है वह एक राजनीतिक नुकसान के आकलन की वजह से ही दिया गया है। अब देखिए, जो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इस्तीफा दिया गया है, क्या इसके कोई फायदे हैं, नुकसान है, या क्या है? सबसे पहली बात, मैं आपके लिए एक बात बता देता हूं कि जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है उससे एक प्रशासनिक जवाबदेही तय होगी। देश का इतना बड़ा मंत्री जब इस्तीफा देता है तो जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो नौकरशाही होती है, उसमें जवाबदेही पैदा होती है, क्योंकि उनको यह आभास हो जाता है कि अब जो भ्रष्टाचार को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार और लापरवाही को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, इससे क्या होगा, जो शीर्ष नेतृत्व बदल करके आएगा उसको भी परीक्षाओं में सुधार करना उनकी एकमात्र विकल्प बन जाएगा। उनको परीक्षा का जो पैटर्न है, पेपर सेट करने की प्रणाली है, जो डिजिटल सुरक्षा है, इसके साथ ही साथ जो निजी कंपनियों की निर्भरता को खत्म करेंगे, तो ये कई सारे सुधार होंगे। भाई, देश का इतना बड़ा मंत्री इस्तीफा दे रहा है तो जो शीर्ष नेतृत्व आएगा उनके स्थान पर, वो सुधार तो कहीं ना कहीं करेगा, क्योंकि एक सार्वजनिक विरोध हुआ है। और इससे तीसरा यह फायदा हुआ कि छात्रों को क्या मिल गया, एक भरोसा मिल गया कि जो सरकार है वास्तव में ऐसा नहीं है कि कोई लीपापोती कर रही है, बल्कि वो ठोस कदम उठा रही है। उनको यह एक पहली सीढ़ी मिल जाती है भरोसे की, सरकार के द्वारा। तो धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है, हो सकता है कि वह समस्या का समाधान ना हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि वह सुधार की शुरुआत हो।
एक व्यक्ति या एक चेहरे के बदल देने से पूरा सिस्टम नहीं बदलता है, बल्कि क्या करना है, पूरा का पूरा सिस्टम ही साफ करना है। ऐसा नहीं है कि एक मंत्री के कहने से कि पेपर लीक हो जाते हैं या एक मंत्री ही पेपर लीक कराता है। इसमें जो पेपर कराने वाली संस्थाएं होती हैं, इसमें जो पेपर माफिया होते हैं, उन सभी का क्या होता है, तालमेल होता है, गठजोड़ होता है। तो जब तक इन सब पर क्या नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक क्या ये सारी चीजें नहीं रुकेंगी। अब भारत सरकार ने जो धर्मेंद्र प्रधान है, उनके स्थान पर प्रहलाद जोशी को क्या कर दिया है, नया शिक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया है। अब देखना यह है कि वह वास्तव में कोई संकट मोचन के तौर पर उभर कर आते हैं या नहीं आते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सख्त और कड़े कदम उठाए हैं जो छात्रों के फेवर में हैं, उनके द्वारा देखिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए गए हैं, इससे क्या होगा, एक समयबद्ध सीमा के भीतर जो माफिया हैं उन पर कार्रवाई होगी। ठीक है। इसके साथ ही साथ जो केंद्रीय स्तर की परीक्षाएं कराते हैं और उनकी जो एजेंसियां परीक्षाएं कराती हैं, उनमें जो संगठित अपराध करने वाले माफिया हैं, उनके लिए भी 10 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना सुनिश्चित कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो एनटीए है, ठीक है, उसके लिए भी क्या कर दिया गया है, उसकी जो प्रणाली है उसको पुनर्गठित कर दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो वर्तमान की सरकार है, उसके द्वारा वर्तमान में कई सारे सकारात्मक सुधार किए गए हैं जो छात्रों के हित में दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए आगे देखते हैं कि जो नया शिक्षा मंत्री आते हैं, नया शिक्षा मंत्रालय शिक्षा प्रणाली में कितने सुधार करता है, कितना कंट्रोल करता है, पेपर जो लीक हो रहे हैं उनको कितना नियंत्रित करता है।